हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 8वीं के मैथ का एक्सरसाइज 3.1 हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम सरल आकृति और बंद आकृति को समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। देखिए, जो सरल आकृति होती है, ये जो सरल आकृति होती है स्वयं को कभी नहीं काटती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई लाइन लिए, इसको घुमा दिए, ये क्या हो गई सरल आकृति, ये कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटती है। तो सरल आकृति का परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि वैसी आकृति जो स्वयं को नहीं काटे सरल आकृति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बना दिए, तो ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये सरल आकृति है। साथ ही साथ ये चारों तरफ से बंद है, तो ये सरल आकृति के साथ साथ एक बंद आकृति भी है। जैसे ये भी क्या है, ये भी एक सरल आकृति है। अगर हम चतुर्भुज भी बना देंगे तो वो भी सरल आकृति है, लेकिन वो क्या कहलाएगी, एक बंद आकृति कहलाएगी, क्योंकि ये बंद है, चारों तरफ से बंद है। तो ये बंद आकृति के साथ साथ एक सरल आकृति भी है। अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो ये सरल आकृति नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक दूसरे को स्वयं को ही प्रतिच्छेद कर दे रही है, इसीलिए ये सरल आकृति नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरल आकृति किसे कहते हैं और बंद आकृति किसे कहते हैं। जो बंद आकृति होती है वो सरल आकृति भी होती है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। तो हमने 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया हुआ है, आप इसको समझ करके लिख लेना है बस। क्वेश्चन में दिया है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम सरल आकृति के बारे में समझते हैं। हमने यहाँ सोल्यूशन में डायरेक्ट इसका परिभाषा लिख दिया हुआ है, आपको भी लिख लेना है। सरल रेखा खंडों से बने बंद या खुली आकृति सरल आकृति कहलाती है, यदि आकृति के भाग एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में बोला है कि उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो हमने क्या किया है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है। जैसे देखिए, ये 2 लाइन है और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये एक सरल आकृति है। ये भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये सरल आकृति है। और साथ साथ ये बंद है, तो बंद भी है, ये बंद आकृति भी है। ये एक सरल आकृति है, ये भी एक सरल आकृति है, लेकिन इस तरह से रहेगा तो ये सरल आकृति नहीं होगा। तो चलिए हम बंद आकृति के बारे में भी समझ लेते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसी आकृतियाँ जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है तथा कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। उदाहरण के रूप में हम ये दिखा सकते हैं। ये एक त्रिभुज है जो कि तीनों तरफ से बंद है, तो ये भी एक बंद आकृति है। ये एक वृत्त है और ये एक वर्ग है, तो ये सभी की सभी एक बंद आकृति के एग्जाम्पल हो गए। और क्वेश्चन को देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है। बोला है कि उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो इतना लिखने के बाद हमें इनके गुणों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके परिभाषा में ही इनके गुणों को लिख दिया है। तो आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्न आकृतियों में से, यानी कि जो आकृति दी हुई है, इनमें से हमें क्या करना है, पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है व सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो आपको हम सरल आकृति और बंद आकृति के बारे में समझा दिए हैं। आप उत्तल और अवतल, ये उत्तल आकृति और अवतल आकृति क्या होती है, इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, उत्तल आकृति क्या होता है, जैसे एक हम ये चित्र बना लिए और इसका ये जो शीर्ष है ये उठा हुआ रहेगा, ये जो शीर्ष है उठा हुआ है, तो ये उत्तल आकृति हो जाएगी। अगर ये एक हम त्रिभुज बना रहे हैं और इसके इस भाग को हम क्या कर दिए, अंदर की ओर धंसा दिए। अंदर की ओर कोई भी भाग धंसा रहेगा, कोई भी एक भुजा अंदर की ओर जब झुकी रहेगी या धंसी रहेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल आकृति। तो ये उत्तल हो गया, ये उत्तल आकृति हो गया, ये हो गया अवतल आकृति। तो आपको उत्तल और अवतल आकृति समझ में आ गया। चलिए अब इसका आंसर हम सीधे लिख लेते हैं।
देखिए हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में चित्र दिया है उसको हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसको आंसर देने के लिए हम इसका जो है ABC करके या फिर क, ख और ग इसका हम नाम दे देते हैं ताकि हमको आंसर देने में सुविधा मिले। तो सबसे पहले हमें सरल आकृति के बारे में बताना है। तो इसमें से आप खुद देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी सरल आकृति है। हम बताए थे सरल आकृति की परिभाषा आपको ऊपर ही कि वैसी आकृति जो स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करे सरल आकृति कहलाती है। तो ये देख, ये जो क नंबर में जो दिया है चित्र, ये भी एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी एक सरल आकृति है। ख नंबर में भी एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है ये स्वयं को, तो ये भी सरल आकृति है। ग नंबर में यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, यानी कि ये सरल आकृति नहीं है। ये घ नंबर में भी कहीं प्रतिच्छेद नहीं हुआ है, यानी कि ये भी सरल आकृति है। तो हम सरल आकृति में आंसर में लिख सकते हैं क, ख और ये तो ग जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये घ हो जाएगा सरल आकृति। क, ख और घ सरल आकृति हो जाएगा। उसके साथ साथ हमको बंद आकृति भी बताना है। तो इसमें आप देख करके बता सकते हैं कौन कौन बंद है। देखिए इसमें बंद आकृति में कौन कौन आ जाएगा। ये बंद है, ये खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है और ये बंद है। तो बंद आकृति में कौन कौन होगा, क और घ, ये दोनों के दोनों बंद आकृति है। उसके बाद खुली आकृति दिया है। तो खुली आकृति में, खुली आकृति का भी आंसर देना है हमको। तो खुली आकृति में कौन कौन आ जाएगा, ये खुला है और ये खुला है, यानी कि ख और ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ख और ग। इसका हमने नामकरण कर लिया है ताकि हम इजी तरीके से आंसर दे सकें। उसके बाद हमें बताना है कि इसमें कौन सी उत्तल आकृति है। इन चारों में से कौन सी उत्तल आकृति है। तो आपको बताया है जिसका शीर्ष उठा हुआ हो उत्तल आकृति है। तो देखिए इसका शीर्ष उठा हुआ है, तो ये उत्तल आकृति हो गया। इसके अलावा किसी का भी शीर्ष उठा हुआ नहीं है, तो उत्तल आकृति का केवल आंसर होगा क। आकृति नंबर जो क है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अवतल आकृति। तो अवतल आकृति का हम परिभाषा आपको बताए थे कि जिसका कोई एक भुजा अंदर की ओर धंसा हो, वो अवतल आकृति है। तो इसमें से देखिए किसका अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसी का धंसा हुआ है घ नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। इस तरह से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को हल कर लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। ये एक बहुभुज है। सबसे पहले बहुभुज किसको कहते हैं हम ये अभी समझेंगे। साथ ही दिया है कि उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो ये विकर्ण क्या होता है और सबसे पहले बहुभुज क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए बहुभुज का परिभाषा आपके बुक में ही दिया हुआ है, आपको दिखाते हैं बहुभुज किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुभुज के बारे में दिया है, इसको इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। इसका परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है कि रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। सरल आकृति के बारे में आप जानते हैं और बंद आकृति के भी बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो सरल एवं बंद आकृति दोनों को मिलाकर के ही बहुभुज बनता है, यानी कि सरल और बंद आकृति के मिलने से बहुभुज का निर्माण होता है। तो देखिए ये एक सरल आकृति है क्योंकि एक दूसरे को कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं किया है और साथ ही साथ ये बंद भी है। तो ये इसमें सरल आकृति के और बंद आकृति दोनों के गुण है, इसलिए यह एक क्या है, बहुभुज है। अब इसके विकर्ण के बारे में समझते हैं। देखिए विकर्ण क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हम क्या बनाए हैं, एक चतुर्भुज बना दिए हैं। तो इसके ये जो कोना है और ये कोना है, इस दोनों कोने को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो रेखा बनी इसी को कहते हैं विकर्ण। इस कोना से इस कोना को भी मिला देंगे तो ये भी एक विकर्ण बन गया। तो इसकी संख्या हमें ज्ञात करना है और इस बहुभुज का नाम लिखना है कि ये कौन सा बहुभुज है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लेते हैं। इस बहुभुज का नाम बताने से पहले हम आप लोगों को पहले इसकी भुजाओं के बारे में बता दें। देखिए यहाँ पे
आपके ही बुक में दिया हुआ है। जैसे ये इसमें 3 भुजाओं से मिलकर के बना हुआ है, 3 गो भुजा है इसमें। जैसे ये एक लाइन और ये एक लाइन और ये एक लाइन, तीनों लाइन मिला करके एक बहुभुज का निर्माण हुआ है। तो इसमें कितनी भुजाएं शामिल है? 3 भुजाएं शामिल है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं शामिल है? 1 2 3 4, तो इसको चतुर्भुज कहेंगे। इसमें 5 जो लाइन शामिल है यानी 5 भुजाएं शामिल है, तो इसको पंचभुज कहा जाता है। इसमें 6 लाइन शामिल है यानी 6 भुजाएं हैं, तो इसको षटभुज कहा जाता है। इसमें 7 है तो सप्तभुज। वैसे ही आगे भी जितने भी लाइनें रहती है उतने जो है आकृतियों के नाम बदलते जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम गिनते हैं कि कितनी इसकी भुजाएं हैं, तब इसका नाम हम लोग इजी तरीके से लिख पाएंगे। चलिए सबसे पहले इसकी भुजाओं को गिन लेते हैं। देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। और जब 6 भुजाएं हो तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया है, जब 6 भुजाएं हो तो उसको षटभुज कहते हैं। तो जब इसमें 6 भुजाएं हैं तो इस बहुभुज का नाम क्या हो जाएगा? षटभुज। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं षटभुज। साथ ही साथ इसमें कितने विकर्ण हैं हमें ये भी बताना है। तो देखिए हम आपको विकर्ण के बारे में समझा दिए थे कि जब कोई बंद आकृति हो तो उसके एक कोने से दूसरे कोने को जब मिलाते हैं तो वही विकर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे इसका नाम देते हैं हम ए, इस कोण का नाम देते हैं ए, और इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई और इसका एफ। और इस वाले से इसको हम मिला लेते हैं, इस कोण से इस कोण को हम मिला लेते हैं। उसके बाद इस कोण से इस कोण को मिला लेते हैं। फिर इस ए से सी को मिलाते हैं। उसके बाद फिर इसी ए से एफ को भी मिला लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी कोण है उसका नाम लिख लिया। यहाँ पे एक बिंदु यानी कि कोण बन रहा है, इसका नाम ए रख लिए। उसके बाद यहाँ पे बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई और इसका एफ। तो सबसे पहले हम क्या किए, बी से ई को मिला लिए ऐसे सीधे। फिर इस कोण से इस कोण को मिलाए। उसके बाद इस ए से यहाँ से इस कोण को मिलाए, यानी कि ये एक विकर्ण बना। फिर यहाँ से एफ को मिलाए तो ये भी एक विकर्ण बना। उसके बाद फिर हम अब बिंदु डी से, यानी कि यहाँ से रख करके, इस बिंदु डी से रख करके जैसे ए बिंदु से हम सी को और एफ को मिलाए, उसी प्रकार हम डी बिंदु से बी को और ई को भी मिला लेंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम डी से ई को और डी से बी को मिला चुके हैं। उसके बाद इस सी बिंदु से ई को मिला लेते हैं। यहाँ भी एक विकर्ण बन जाएगा वर्ग का। तो चलिए हम यहाँ पे सी बिंदु से ई को मिला लिए और बी बिंदु से एफ को भी मिला लेते हैं। अब उसके बाद इसके विकर्णों को गिन लेते हैं। तो चलिए अब इसके विकर्णों को हम गिन लेते हैं। सबसे पहले हम बी से ई को मिलाए थे तो ये एक विकर्ण हुआ। उसके बाद सी से एफ को मिलाए थे तो ये एक विकर्ण 2 हो गया, और ये एक 3 और ये एक 4। फिर इधर से दो विकर्ण खींचे थे 5 6। उसके बाद ये 7, बी से एफ को मिलाए थे 7 और सी से ई को मिलाए थे 8। और एक यहाँ से विकर्ण हो सकता है, जैसे हम डी को ए से सीधे सीधे अगर मिला दें तो ये भी एक विकर्ण होगा। तो चलिए इसको भी खींच लेते हैं। अब कुल विकर्णों की संख्या हो गई 9। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विकर्णों की संख्या 9 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी कारें वही भाग में है। मतलब कहने का इसका ये
कि ये एक बहुभुज है, क्योंकि ये स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुभुज है। तो इसके अभ्यंतर भाग में, अभ्यंतर का मतलब अंदर के भाग में, यानी कि इसके अंदर अंदर, इस बहुभुज के अंदर, अभ्यंतर का मतलब हो गया अंदर में कितनी कारें खड़ी है, और बही भाग में मतलब बाहर में कितनी कारें हैं। तो चित्र को देखकर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं कि अभ्यंतर भाग में 2 2 4 1 5, अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या कितनी हो गई 5, और बही भाग में कितनी हो गई 1 2 और 1 3। तो वही भाग में कारों की संख्या हो जाएगी 3 और अभ्यंतर भाग में हो जाएगी 5। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बहुभुज के अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या बराबर 5 तथा बहिभाग में कारों की संख्या, वही भाग मतलब बाहर के भाग में कितनी थी कारों की संख्या 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये जो है हम इसमें ये जो कॉलम दिया हुआ है, जैसे त्रिभुज का क्या मान होगा, पंचभुज का क्या मान होगा, अंतः कोणों का मान क्या होगा, इसमें सही नहीं लिखा है हमको, किसमें कौन सा वैल्यू होगा उसको लिखना है सही करके। तो चलिए इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, देखिए त्रिभुज के बहुभुज के अंतः कोणों का माप ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो n का मतलब हो गया कि उसकी भुजाओं की संख्या। तो जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि 3 भुजा हो, जिसमें 3 गो भुजा हो उसको त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 4 गो भुजा होगा उसको चतुर्भुज, जिसमें 5 गो होगा वो पंचभुज। ठीक है, तो यहाँ पे n मतलब उसकी भुजाओं की संख्या लिखना है। तो चलिए एक को हम निकाल करके दिखा देते हैं आपको, उसी प्रकार से आप सबको निकाल करके भर लेना। हम यहाँ पे भर दिए हैं और एक निकाल करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद n, यानी यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं 3, तो हमको n के जगह पे क्या लिख देना है 3, और -2 है तो -2 × 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख देना है। उसके बाद आप देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और इंटू में क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1, तो लिख देंगे 1, और उसके बाद इंटू 90 है तो 90, और 2, ये इंटू का मतलब होता है गुणा, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और गुणे 90 है तो 90, और 90 में 2 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज में के अंतः कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। उसी प्रकार से आप इन सभी का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में जब भी जो दिया रहता है उसी को हम मान लेते हैं। इसमें बोला है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, यही पूछा है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे इसको कि माना, तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम क्या मानेंगे, इसकी भुजाओं की संख्या पूछा है तो हम इसके भुजाओं की ही संख्या को मान लेंगे। लिखेंगे माना भुजाओं की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं इसको n इसलिए मानेंगे क्योंकि भुजाओं की संख्या या फिर अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, हम लोग सूत्र पहले भी इससे हल कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इसका इस्तेमाल किए हैं, 2 × n-2 × समकोण यानी कि 90 डिग्री। इस फार्मूला का हम लोग यूज कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें क्या कर लेना है, जैसे दिया है उसी तरह से हमको सजा लेना है। जैसे ये सूत्र हो गया भुजा निकालने का, और भुजाओं का योग दे दिया है 540, और ये भुजाओं के योग का फॉर्मूला है निकालने का, तो हम भुजाओं के योग को जो बुक में दिया है योग उसके बराबर कर देंगे और इसको अब हल करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 में n से गुणा करेंगे। 2 जो है इन दोनों के इंटू में है, यानी 2 से एक बार n में गुणा करना है और एक बार 2 में गुणा करना है। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, और माइनस फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और गुणा में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और बराबर के बाद 540 डिग्री है तो 540 डिग्री लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब इस 90 से भी इन दोनों के 2n-4 के गुणा में 90 है, यानी कि इस 90 से इन दोनों में गुणा होगा, एक बार 2n में और एक बार 4 से। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 90 में 2 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री होगा, और साथ में n है तो n, माइनस 90 में 4 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद बराबर के इस साइड 540 है तो 540 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो अंक वाले हैं उनको एक साइड ज्ञात कर लेना है, और हमेशा जिसका वैल्यू ज्ञात करना होता है उसको बराबर के इस साइड लिखते हैं। तो इस n का वैल्यू ज्ञात करना है तो 180 n को इधर ही लिखते हैं, और इधर 540 डिग्री और 360 इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको हमें इधर लिखेंगे 180 n, और इधर 540 और 360 को जोड़ लेते हैं तो ये 0 0 हो जाएगा 0, 6 और 4 10 का 0 हाथ में 1, और 5 और 3 8 1 9, यानी कि ये हो गया 900। इधर हो गया 900 डिग्री और इधर है 180 डिग्री। अब हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इधर 180 जो है n के गुणा में है, इंटू में है, तो गुणा में जो भी रहता है तो बराबर के इस साइड आता है तो भाग में लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 900 डिग्री, और ये 180 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, और 18 से 90 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार में 18 5 90 होता है, इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो लिख देंगे अतः भुजाओं की संख्या, हम लोग लिख सकते हैं अतः भुजाओं की संख्या बराबर 5 आंसर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। यानी कि यहाँ पे हमें 2 प्रश्न का आंसर देना है, बाह्य कोणों की माप ज्ञात करना है और फिर अंतःकोणों का भी माप ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं जो दिया है उसको। तो सबसे पहले जो भुजाओं की संख्या दी हुई थी हमने यहाँ पे लिख लिया, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 दिया था तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद से हम इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछा है, एक बाह्य कोण निकालने के लिए बोला है और एक अंतःकोण। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360/n। तो देखिए 360 डिग्री और n यानी क्या चीज़, जो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या थी हमने उसको n बराबर 8 माना है, तो n के जगह पे 8 लिख देना है और उसके बाद से इसको कैंसिल करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 45 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब उसके बाद से प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, तो अंतःकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री। और यहाँ पे हमें भुजाओं की संख्या 8 दिया है तो हमें 8 से इसमें भाग कर देना है। तो अब क्या होगा, 2 × n का मान क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे, -2 है तो 2, उसके बाद से 90 डिग्री है बाई n यानी 8 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख दिए, n के जगह पे 8 है क्योंकि n बराबर 8 माने हैं, सॉरी माने नहीं है, दिया हुआ है भुजाओं की संख्या n, -2 है तो -2, उसके बाद 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और फिर यहाँ पे n यानी कि हमें अंतःकोण निकालना है, तो इसमें भुजाओं की संख्या दे दिया है तो हमें भुजाओं से भाग करना है। तो अब 8 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और गुणे 90 डिग्री, बट्टा में 8 है तो 8। अब देखिए यहाँ पे 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 × 90/8।
अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है, कटा देना है। 8 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। उसके बाद फिर 2 से अभी कैंसिल होगा, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। फिर अब ये 2 से 3 नहीं कैंसिल होगा, फिर इस 2 से 90 को कैंसिल कर देते हैं, 45 दूना 90। अब ऊपर क्या बच गया है, 3 और 45, और बीच में गुणा है तो गुणा। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। 45 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 5 15, 5 हाथ में 1, 4 3 12 1 13, यानी कि 135 डिग्री, जो कि यही आंसर हो जाएगा।